Please Good switch. afternoon, sir. Yes, good afternoon. Please switch on your videos, everyone, please. आज हम लोग को कैपेसिटर स्टार्ट करना है। जस्ट 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, सभी लोग आ जाए। असल में हमारे यहाँ लाइट थी नहीं, कुछ मेंटेनेंस का चल रहा था। मैं लैपटॉप चार्ज करना भूल गया था, तो बैटरीज पे बिल्कुल 5% बची हुई थी। मैंने कहा कि लाइट जब तक आएगी, तो 12:40 का टाइम था, बट जल्दी आ गया, तो इसलिए आई सेंड पे मैसेज कि जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं। बाकी बच्चों को शायद बाद वाला मैसेज उन्होंने नहीं देखा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। ये भी 15 मिनट बाद क्लास शुरू होगी, कितनी अच्छी चीज है। जीवन में ये 15 मिनट का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। आ जाने देते हैं। कैसे चल रही है तुम लोग की पढ़ाई वगैरह? अच्छी चल रही है? अच्छा है सर। हाँ, यस सर। अच्छा है सर। 5-6 दिन जो मिलेगा उसमें खूब यूटिलाइज करना है ना। ये नहीं कि समर वेकेशन सही में मनाने लगे। 12th क्लास का बच्चा समर वेकेशन नहीं मनाता है ना। यस उसको ऐसे ही निकालना है। तो अपना कम से कम समय जो है यूज करना, 3-3 घंटे का 3 सेशन रोज लगा, है ना। और जो पीछे का सारा चीज सब वो सब कवर कर लो। फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, सारा पीछे का बैकलॉग खत्म करके अपना तैयार कर लो। एक दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो कि 11th क्लास का कोई 2 टॉपिक उठा के सोचो कि खत्म करने हैं, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में 2-2 टॉपिक अपना उठा के उसको खत्म कर लो। उससे क्या है कि तुम्हारा साथ साथ में रिवीजन निकलता रहेगा। राइट, ये सारी चीजें करोगे तो बेटर हो जाएगा। 2 चैप्टर अपना एच.सी. वर्मा से उठा के कर लो। मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन अ प्लेन करके 2 चैप्टर है ना। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, ये दोनों चैप्टर पहले कर लो। अगर इनको कर रखे हो तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन वाला चैप्टर कर लो। ठीक है, पीछे का रिवाइज कर लो 2 चैप्टर जो भी है। उसी तरह मैथ्स में भी कोई 2 टॉपिक उठा लो। लिमिट्स करके जो चैप्टर है वो 12th में तो तुम्हारे है नहीं, 11th में ही है लिमिट्स। तो लिमिट्स पूरा अच्छे से कर लो, क्योंकि आईआईटी के लिए तो काफी यूजफुल है लिमिट। लिमिट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसी तरह ये जो डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन है पूरा, डिफरेंशिएशन तो अभी 12th में भी तुम लोग के है, बेसिक पोर्शन बस 11th में। वैसे कर सकते हो, कोई एक टॉपिक कोई और उठा लो, कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो। उसी तरह केमिस्ट्री में 2 टॉपिक उठा लो। जो इजी टॉपिक्स हैं, कोई भी 2 टॉपिक इजी टॉपिक ऐसे कि कोई भी, या तो तुम लोग बिकॉज ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो 11th क्लास में जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है उसको पूरा निपटा लो, है ना। तो इस तरह से अपना प्लान करो और पूरे 5-6 दिन को काफी अच्छे से यूज करो। आई थिंक 12:45 हो ही गया है। लेट अस स्टार्ट है ना। मैं नहीं चाहता कि किसी का कुछ छूट जाए। कितने बच्चे, बहुत सारे बच्चे गायब हैं उसमें। 3 2 5 5-6 बच्चे अभी तक नहीं आए। तुम लोगों ने किया सारा जो डीपीपी तीनों भेजा तुम लोगों ने? कुछ ही बच्चे भेजे थे, तुम लोगों ने बोला था डाउट भी पूछेंगे, डाउट भी नहीं बताया कौन सा क्या डाउट है। हाँ? एक तो थर्ड वाले में 6 क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन भी समझ नहीं आ रहा। तो एक जगह लिख लो सारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो डाउट्स हैं। असाइनमेंट 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, एक जगह लिख के भेज दो। फिर मैं एक पीपीटी बना लूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस उसके डाल लूंगा और एक दिन डिस्कस कर लूंगा, अलग से ही डिस्कस कर लूंगा। चलो, आज हम लोग को कैपेसिटर स्टार्ट करना था।
तो पहले हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर देखेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर नहीं पढ़ा है, तो ये दोनों स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इसके प्रूफ्स भी करेंगे इनफैक्ट हम लोग, जिससे कि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे अप्रोच करेंगे बेसिक्स में, वो भी तुम्हें समझ में आ जाए। Good afternoon, sir. Yes, good afternoon, Sai Sagar. We just started. We have just started. This is the first slide. I have not started teaching yet. Huh? Okay, sir. Okay, sir. हाँ, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है? स्फेरिकल कैपेसिटर में लेट्स से हमारे पास एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है। अब वो हॉलो कंडक्टर भी हो सकता है या फिर जो है पूरा सॉलिड कंडक्टर भी हो सकता है। तो अंदर वाला जो कंडक्टर तुमको दिख रहा है, जो स्फीयर है बी जिसका नाम है ना, तो ये जो अंदर वाला कंडक्टर है, दिस वन, दिस कंडक्टर, लेट्स से इट हैज अ चार्ज प्लस क्यू ऑन इट, राइट? लेट्स से द चार्ज ऑन दिस कंडक्टर इज प्लस क्यू। इट मे बी अ सॉलिड कंडक्टर और अ हॉलो कंडक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी चार्ज डालोगे वो उसके सरफेस पे ही आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाहर एक और कंडक्टर है जो कि एक हॉलो कंडक्टर है, राइट? तो ये हॉलो कंडक्टर ए है, स्फेरिकल कंडक्टर विच इज आउटसाइड। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़ा है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो कैपेसिटर में दोनों कंडक्टर जो है दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस डी, और वो जो डिस्टेंस डी है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उससे हम लोग कैपेसिटेंस निकाले थे एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, निकाला था हम लोगों ने, जहां ए इज द एरिया ऑफ दिस प्लेट, राइट, एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट, राइट? सो यहाँ पे जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, वहां पे वो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, क्योंकि शेप ही चेंज हो गया है यहाँ पे, ठीक है? Yes, sir. सो शेप चेंज हो गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, कि बेसिकली एक हमारे पास रेडियस r1 है और दूसरा रेडियस हमारे पास r2 है। तो अंदर वाले स्फीयर का रेडियस r1, आउटर रेडियस r2। अगर हमें किसी पॉइंट P पे, जो कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में, मतलब ये दोनों स्फीयर के बीच में अगर कोई पॉइंट P है जो एम्प्टी स्पेस है, उसमें कोई पॉइंट P है और उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पे, हमें पता है कि हर पॉइंट पे जो कि इस यहाँ पे होगा, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स होगा ना। और किधर से किधर होगा? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो अंदर वाला प्लेट पॉजिटिव है, बाहर वाला नेगेटिव है, तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड। Sir, bahar wala you are referring to which one? The dotted one? This one. Sir, the bigger one. Yes, sir. Bigger one. This is A smaller one, B, and bahar wala is A. This dotted line is basically the Gaussian surface which we are talking about. Because we have to find the potential at this point, sorry, electric field at this point. So what we'll do, we'll draw a Gaussian surface by this dotted line passing through this point P. The Gaussian surface is again a sphere which is having a radius small r. So this radius small r is the radius of the Gaussian sphere. Wait a minute. Gaussian surface का radius r, small r है. हाँ, small r. बाहर वाले का सरफेस का रेडियस कैपिटल R2, अंदर वाले का रेडियस कैपिटल R। अब जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल E dot ds. So this is equal to, अगर हम लोग बस मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई ds हो जाएगा। अब बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, क्योंकि r डिस्टेंस पे ही है, उसको बाहर कर लेंगे, E और ये ds हो गया, विच इज इक्वल टू E इंटू जो सरफेस एरिया का क्लोज्ड इंटीग्रल हम लोग निकालेंगे तो वो 4 पाई r स्क्वायर होगी। E into 4 pi r square is the flux, total flux. Now by Gauss law, we have total flux phi is equal to charge enclosed
बाय एप्सिलॉन। इसके अंदर चार्ज, गॉसन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। सो दिस इज E इंटू फ्लक्स की जगह E इंटू 4πr² कर लेंगे, दिस इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q बाय 4πε0 r²। फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब पोटेंशियल ये लिख लिया सबने, लिख रहे Yes, हो? लिख रहा Yes, sir. हाँ, तो E इज इक्वल टू Q बाय 4πε0 r² हो गया। नाउ अब हम लोग को इन दोनों पॉइंट जो पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q बाय 4πε0 r²। फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में, V प्लस और V माइनस। तो V प्लस माइनस और V माइनस, दिस इज इक्वल टू VB माइनस VA, विच इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr इंटीग्रल, और ये RA से लेके RB तक जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने किया था नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये फॉर्मूला हम लोग करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। E के जगह हम लोग पुट कर लेंगे Q बाय 4πε0 r² dr, और माइनस, और लिमिट कहां से क्या, RA, मतलब जो बाहर वाले स्फीयर का रेडियस R2 है, अंदर वाले स्फीयर का रेडियस R1 है, R2 से लेके R1 तक। सो दिस इज माइनस ऑफ Q बाय 4πε0, कांस्टेंट है बाहर कर लो, 1 बाय r² dr, R2 से R1। दिस इज इक्वल टू 1 बाय r² का जो इंटीग्रेशन r टू द पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, मतलब r टू द पावर -1 बाय, है ना, -1, तो -1 बाय r हो गया, राइट। तो ये पूरा हो जाएगा Q बाय 4πε0 r, माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, और ये R2 से लेके R1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, Q बाय 4πε0 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, so which is equal to Q by 4πε0 R2 minus R1 by R1 R2। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, V निकल गया। ये सेकेंड इक्वेशन, फटाफट लिख लो इसको। सो जो हमारा कैपेसिटेंस C है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, विच इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय Q बाय 4πε0 R2 minus R1 divided by R1 R2, which is equal to, ये Q और Q कैंसिल हो गया, 4πε0 R1 R2 divided by R2 minus R1। क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया बच्चों? हाँ जी सर। यस सर। तो ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया एक स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर जिसके दो स्फीयर्स हैं, है ना। अंदर वाला स्फीयर का रेडियस r1 है, बाहर वाले स्फीयर का रेडियस r2 है। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 by r2 माइनस r1। ठीक, लिख लिया बच्चों? यस सर। बढ़े, आगे बढ़े। हाँ जी सर। यस। अब हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस करेंगे, तो हम लोग के पास कैपेसिटेंस आ गया इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1। अब स्पेशल केस 1, एक आइसोलेटेड स्फीयर का हम लोग देखते हैं कंडीशन। आइसोलेटेड स्फीयर के लिए तुम देखोगे तो आइसोलेटेड स्फीयर में बेसिकली क्या है, तुम्हारा जो आउटर स्फीयर है वो कहाँ चला जाएगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा। आउटर स्फीयर जो है वो कहाँ चला जाएगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा, क्योंकि आउटर स्फीयर है ही नहीं, बस एक ही स्फीयर है। आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब हमारे पास एक ही स्फीयर है जिसका कि रेडियस है r1। ठीक है, सो फॉर एन आइसोलेटेड स्फीयर r2 will go to infinity, so r2 tends to infinity। तो जो हमारा c है, c is equal to, तो अगर r2 tends to infinity है, इसका मतलब r2 minus r1 करोगे तो this will be approximately equal to r2 only, because इनफाइनाइट क्वांटिटी से किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनफाइनाइट ही तो होगा, नहीं? जी सर। तो r2 माइनस r1 को हम लोग r2 से रिप्लेस कर देंगे, तो c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 डिवाइडेड बाय r2 हो जाएगा। r2 और r2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1। तो याद होगा आप लोगों को कि मैंने बताया था कि एक आइसोलेटेड स्फीयर होता है तो उसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। हम लोगों ने किया था ना ये? यस सर, फर्स्ट लेक्चर में किया था है ना, फर्स्ट लेक्चर में किया था। तो सेम चीज हमारा इससे प्रूव होगी कि आइसोलेटेड स्फीयर है तो हमारा कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 निकल के आ जाएगा। अब हम लोग आइसोलेटेड स्फीयर के बाद सेकंड एक हमारा जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को भी हम लोग इससे डिराइव कर सकते हैं। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर हम लोग देखें, सो इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो बेसिकली क्या है कि देखो हमारे पास एक अंदर r1 है और बाहर r2, राइट। दो स्फीयर्स हैं हमारे पास, r1 और r2। अब ये जो r1 r2 दो स्फीयर्स हैं, ये r2 को हम लोग जो पैरेलल प्लेट का मतलब क्या हो गया, r1 और r2 दोनों बहुत बड़ा हो गया, मतलब दोनों इनफाइनाइट हो गया। तो इंफिनिटी पे ये जो स्फीयर है धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, पैरेलल होता चला जाता है, मतलब जो स्फीयर है वो एक प्लेन की तरह हो जाएगा इनफाइनाइट रेडियस पे। अगर इनफाइनाइट रेडियस होता है तो वो जो स्फीयर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन में हो जाएगा। सो पैरेलल प्लेट के लिए r1 को भी ले लेते हैं हम लोग इंफिनिटी और r2 टेंड्स टू इंफिनिटी। सो बोथ स्फीयर्स converts into an infinite plane। ठीक है, तो वो पैरेलल प्लेट्स बन गए बेसिकली। r1 और r2 दोनों इनफाइनाइट हो गया, तो r1 r2 दोनों इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r ले लो और r2 माइनस r1 तो d ले लो। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो स्फेरिकल कैपेसिटर का r1 r2 बाय r2 माइनस r1, इसको लिखेंगे 4 पाई r1 r2, इसको हम लोग देखो 4 पाई r1 r2 को हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ दिस सेट, मतलब इसका एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया। तो अब यहाँ पे ये जो 4 पाई r स्क्वायर हम लोगों ने लिखा r1 r2 को r के बराबर करके, और बिकॉज दोनों इनफाइनाइट रेडियस का है, इनटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय
R2 minus R1 is D, तो 4 pi R square की जगह A यूज कर लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। सर हाँ सर R2 माइनस R1 जीरो नहीं हो जाएगा, वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी? देयर इज अ सेपरेशन विच इज देयर, तो उस सेपरेशन को कंसिडर करेंगे ना, D नहीं जीरो लेंगे उसको। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टेंडिंग टू इंफिनिटी है, बड़ा क्वांटिटी, बहुत बड़ा, मतलब 1 करोड़ और एक 1 करोड़ 2 होगा, तो 1 करोड़ 2 माइनस 1 करोड़ करोगे तो क्या आएगा, 2 तो आएगा ही ना। Yes, जब sir. उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑलमोस्ट स्क्वायर के बराबर ही आ जाए, 10 to the power 6। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. सर एक सेकंड बस। Yes, sir. यस सर हो गया, थैंक यू। तो स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। अब हम लोग सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होता है कि जो जैसे वहां पे दो स्फीयर्स थे, यहाँ पे दो सिलिंडर्स होंगे। अंदर वाला सिलिंडर सॉलिड सिलिंडर हो सकता है या हॉलो सिलिंडर हो सकता है, बाहर वाला उसके बाहर एक हॉलो सिलिंडर और है। तो दो सिलिंडर्स हैं हमारे पास, अंदर एक सिलिंडर है और एक गैप के बाद फिर बाहर भी एक सिलिंडर है, राइट। अब हम लोग को इस कैपेसिटेंस इस का कैपेसिटेंस हम लोग को निकालना है, इस तरह के अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस निकालना है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग पहले तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं ना। अब देखो, अभी हम लोग को ये जो अंदर वाला जो सिलिंडर है उस पे चार्ज मान लो हम लोगों ने प्लस क्यू डाल दिया, और जो बाहर वाला है उस पे माइनस क्यू डाल दिया। जो अंदर वाला है उसका पोटेंशियल V पॉजिटिव मान लेते हैं और बाहर वाले का V नेगेटिव मान लेते हैं, और इस पॉइंट को मान लो B मान लो, और इस पॉइंट पे बाहर जो कोई पॉइंट है उसको A मान लो, और कोई जो इस पे एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, मतलब ये जो B पॉइंट है, मतलब इट इज हियर समवेयर ऑन दिस सरफेस, और ये पॉइंट P है। तो अब ये जो B पॉइंट और A पॉइंट के बीच में जो पॉइंट P है, इस पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मतलब इस रीजन बिटवीन द टू सिलिंडर्स वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग एक गॉसन सरफेस बनाते हैं, और यूनिफॉर्मिटी के लिए, है ना, हम लोग ये गॉसन सरफेस को भी सिलिंड्रिकल शेप का ही रखते हैं। अब we assume that the length of this whole cylindrical capacitor is L. So L is the length of the cylindrical capacitor, right? And we draw a Gaussian surface which is of length x length का Gaussian surface बनाते हैं, और इस Gaussian surface का जो रेडियस है, इसके एक्सिस के सेंटर से इस पॉइंट से जो रेडियस लेते हैं स्मॉल r, अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस कैपिटल R1 है, और बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस, ये बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस कैपिटल R, राइट ना। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पहले फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds का क्लोज्ड इंटीग्रल, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बस इसके रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, there will be no electric field which will be passing through this cross section. Why? Because electric field is in radial direction and this area is and the electric field, ये जो surface और electric field दोनों parallel हो गए, तो there will be no electric field lines passing through the surface, मतलब ये जो top surface और bottom surface, it will only pass through the curved surface area. So E dot ds जब हम लोग करेंगे तो electric field E into closed integral of ds. Closed integral of ds means E into closed integral of ds is
2 पाई r इंटू एक्स कर लेंगे, है ना। 2 पाई r इंटू हाइट h होता है, तो हाइट यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है उसका x है, तो 2 पाई r इंटू एक्स हो गया, ये फर्स्ट। अब इसके बाद चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू, अभी देखो टोटल चार्ज जो इसके ऊपर है Q है ना, जो अंदर वाले सिलेंडर है उसके ऊपर टोटल चार्ज Q है। इसको पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए L से डिवाइड कर लो, और x लेंथ तक कितना चार्ज होगा दैट इज इनटू x कर लो। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस विल गिव यू द चार्ज विच इज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay, so this is your second point. Now using Gauss law अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास the flux phi is equal to charge enclosed by epsilon naught. Flux phi is E into 2 pi r into x is equal to charge enclosed Q by L into x upon epsilon naught. ये x और ये x कैंसिल हो गया, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है दिस इज Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू L, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ जी सर। Yes, sir. So this is the electric field at a distance small r from the axis of the inner cylinder. लिख भी लिया बच्चों? Yes, sir. अब इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, हम लोगों ने निकाल लिया है Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r into L. This was equation 2. Now potential difference, सेम ये पॉइंट हम लोग ले रहे थे B और ये पॉइंट ले रहे थे A. So potential difference V is V plus minus V negative, which is equal to VB minus VA, or VB minus VA will be equal to minus of E dot dr, integrating it from A to B, minus of E dot dr, integrating it from R2 to R1. So this is minus of Q by 2 pi epsilon naught r into L dr, integrating it from R2 to R1. 1 by r का इंटीग्रेशन ln r होता है, log r to the base c, तो तुम क्या करोगे Q by 2 pi epsilon naught L को बाहर ले लो, 1 by r का हमारा ln r हो गया, राइट, माइनस ऑफ ln r और लिमिट R2 से R1, सो ये हो जाएगा Q by 2 pi epsilon naught L minus ln R1 plus ln R2. Ln R2 minus ln R1, that means Q by 2 pi epsilon naught L ln R2 divided by R1. ये हमारा हो गया V. अब जो कैपेसिटेंस C है दिस इज Q अपॉन V, which is Q upon Q by 2 pi epsilon naught L ln R2 by R1. Q कट गया, 2 pi epsilon naught L ऊपर चला गया, 2 pi epsilon naught L divided by ln R2 by क्लियर बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. तो जो हमारा कैपेसिटेंस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का था, फिर से एक बार अच्छे से लिख दें, C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय ln R2 बाय R1। ln R2 बाय R1 मतलब log टू द बेस E R2 बाय R1। इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमारे पास तो जो लॉग टेबल है बेस 10 में होता है। इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.303 log टू द बेस 10 R2 अपन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. जिन बच्चों को लॉगरिथमिक टेबल देखना नहीं आता और लॉग के बारे में ज्यादा हवा नहीं है, तो प्लीज 11th क्लास का भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं लॉगरिथम का, मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। उस लॉगरिथम का दोनों लेक्चर जाके देखो और तुम्हें समझ में पूरे अच्छे से आ जाएगा। इनफैक्ट जो जिन्होंने अटेंड भी किया है क्लास, आई एम श्योर तुम लोग भूल चुके हो, बट लॉगरिथम तुम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है जी बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes. अब मैं थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में बात करूंगा। देखो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स तो किए हैं, है ना? फॉर्मूला तुम लोग को पता है, बट ये फॉर्मूला जो डिराइव करते हैं ना, उसमें क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अगला टॉपिक जो है जहाँ पे कि हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे कैपेसिटर्स में, उसके लिए अगर ये चीज समझा हुआ रहेगा तो तुम्हारे लिए आसान होगा, तो बिल्कुल मतलब इट विल बी इजी फॉर यू। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है कॉम्बिनेशन ऑफ, वी आर डूइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पहला कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इसमें सारे रेजिस्टेंसेस को हम लोग सीरीज में लगाते हैं। लेट्स से हमारे पास प्लेट्स को अलग अलग इस तरह से करके मैं दिखा रहा हूँ, उसका पर्पस है क्यों ऐसे कर रहा हूँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए। ये 3 कैपेसिटेंसेस हैं, ये कैपेसिटेंस C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। अब ये जो सीरीज में कॉम्बिनेशन है, लेट्स से this is being connected across 2 terminals of a battery. One is a positive terminal and the other is a negative terminal. अब C1 के 2 प्लेट्स हैं, राइट? C1 के 2 प्लेट्स हैं, एक आउटर प्लेट इनर प्लेट, उसी तरह इधर आउटर प्लेट और इनर प्लेट इस तरह से। अब हम लोग जब जैसे ही ये कनेक्ट करोगे ना, ये पॉजिटिव, इसमें से पॉजिटिव चार्ज प्लस Q इधर फ्लो करेगा और नेगेटिव टर्मिनल से माइनस Q चार्ज इधर फ्लो करेगा। ठीक है? अब ये जो N है और इसको हम लोग P कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो ये मतलब पॉजिटिव टर्मिनल हो गया तुम्हारा और ये नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अभी तुम लोग किरचॉफ्स लॉ भी आगे करोगे तो ये हमेशा ध्यान रखो कि नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग कभी कभी 0 वोल्ट बोलते हैं, कि यहाँ पे 0 वोल्ट मतलब यहाँ के पोटेंशियल 0 है। पोटेंशियल यहाँ पे 0 हो गया तो पॉजिटिव वाले पे जो पोटेंशियल हम लोग मानते हैं, मान लो जो भी इसका ईएमएफ है V वोल्ट, तो ये V यहाँ पे आ गया, राइट? अब इस पे ये वाला प्लेट मान लो A1 है तुम्हारा,
ये प्लेट A2 हो गया, ये प्लेट A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया और ये A6 हो गया। ये 6 प्लेट्स लगे हुए हैं हमारे। और अब हम लोग चार्ज का देखते हैं कि चार्ज क्या होगा। अब देखो यहाँ पे जो ये प्लस क्यू चार्ज आया, इस वाले प्लेट पे, A1 प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू आ जाएगा। और हमें पता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका जो ऑपोजिट वाला प्लेट होता है उसके ऊपर हमेशा इसका ऑपोजिट चार्ज आएगा। तो प्लस क्यू अगर एक प्लेट पे तो दूसरे पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। अभी उसके पहले अगर प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है तो A6 पे ये जो माइनस क्यू चार्ज बैटरी से आया है, ये माइनस क्यू चार्ज A6 पे आ गया है, राइट। अब हम लोग करते हैं कि ये जो माइनस क्यू है, हमें पता है ये जो A2 A3 है, ये क्या है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब A2 और A3 से कुछ भी और कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों आपस में बस कनेक्टेड है। आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आ रहा है क्या मैं बात कर रहा हूँ सभी को? Yes, sir. So A2 and A3 are isolated system, means you can separate this. ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, इससे कोई वायर बाहर से हमारे इस बैटरी से कोई भी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर इस पे माइनस क्यू चार्ज है तो इस पे क्या चार्ज आएगा, प्लस क्यू आएगा, आएगा ना। ऐसे भी तुम समझो कि ये प्लस क्यू के वजह से इस पे इंड्यूस हुआ माइनस क्यू। अब ये एक न्यूट्रल था, मतलब ये पूरा चीज न्यूट्रल था, तो इस पे माइनस क्यू अगर चार्ज आ गया A2 के ऊपर तो ये क्या आया होगा, सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया होगा इसका, जिसकी वजह से ये माइनस क्यू आया। तो यहाँ पे A3 पे क्या बच जाएगा, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल रहना है इसको तो, राइट। Yes, sir. Isolated system has to be neutral, है ना। अच्छा, इसके बाद अब इस पे प्लस क्यू है तो इसके ऑपोजिट वाले प्लेट पे माइनस क्यू आएगा। अब इस पे माइनस क्यू आ गया और ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसने जो माइनस क्यू इस पे आया होगा वो इस पे प्लस क्यू आ जाएगा। अगर सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इस पे प्लस क्यू आ गया, और इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू होना है। वो तो हम लोग पता ही है कि बैटरी से इधर माइनस क्यू चार्ज गया हुआ। क्लियर है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबको समझ में आ गया यहाँ पे कैसे हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब देखो तुम, C1 पे भी चार्ज हो गया Q, C2 वाले कैपेसिटर पे भी चार्ज हो गया Q, और C3 वाले कैपेसिटर पे भी चार्ज हो गया Q। तीनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज आ गया Q Q Q। तो इससे अब हम लोग को पता चला कि अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो ईच कैपेसिटर हैज इक्वल चार्ज फॉर एनी वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट कॉन्सेप्ट, each capacitor will have same charge irrespective of the capacitance। अलग अलग कैपेसिटेंस का वैल्यू C1 C2 C3 होने के बावजूद इन सब पे सेम चार्ज है, दैट इज Q। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस, सबके अक्रॉस अलग अलग होगा। मतलब अगर यहाँ पे V है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लो V1 मान लेते हैं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल V2 मान लेते हैं, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल V3 मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल V पता है। तो जो ये हमारे पास C1 वाला कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V माइनस V1 हो गया। इसके अक्रॉस क्या हो गया, V1 माइनस V2 हो गया। और इसके अक्रॉस क्या हो गया, V2 माइनस V3 हो गया। V3 मतलब 0 वोल्ट, V3 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक है। सो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता है कि भाई V माइनस V1 है, प्लस ऑफ V1 माइनस V2 प्लस ऑफ V2 माइनस 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो माइनस V2 प्लस V2 कैंसिल हो गया, माइनस V1 प्लस V1 कैंसिल हो गया, V माइनस 0 V ही आ गया, जो कि सही बात है।
कि इन दोनों पॉइंट जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस क्या वोल्टेज होना चाहिए था, वी वोल्टेज ही होना चाहिए था। Yes, sir. हाँ, सो इसके टोटल वोल्टेज वी है ना। तो अब इससे ये पता चला कि सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor will be different. So अब सीरीज में, अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर अलग अलग सॉल्व करें तो पहले वाले पे जो Q इज इक्वल टू CV होता है, जो चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस C इंटू पोटेंशियल V, ये हम लोग को पता है। इसको यूज करते हैं तीनों के लिए। पहला वाला जो कैपेसिटर है, राइट, C1, उसके अक्रॉस अगर हम लोग लगाएंगे तो Q, जो चार्ज Q इज इक्वल टू C1 इंटू V माइनस V1 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन, तो इससे हमारा आ गया बच्चे V माइनस V1 इज इक्वल टू Q बाय C1, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन V1 माइनस V2 इज इक्वल टू Q बाय C2, और इसी से तीसरा आ गया V2 माइनस 0 इज इक्वल टू Q बाय C3। इन सभी को ऐड कर देंगे तो हम लोग को आ जाएगा V इज इक्वल टू Q टाइम्स Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3, राइट। Q कॉमन ले लोगे, 1 बाय C1, 1 बाय C2, 1 बाय C3। अब हम लोगों ने बेसिकली ये क्या बोला कि भाई जो हम लोग इन तीनों कैपेसिटर को अगर सिंगल कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर दें तो उसमें Q हो गया और उसके अक्रॉस वोल्टेज V हो गया, और ये पूरा इसको हम सिंगल कैपेसिटेंस CS से अगर रिप्लेस कर दें तो हमें पता है Q बाय V इज इक्वल टू CS, और CS इज इक्वल टू V बाय, सो और 1 बाय CS विल बी इक्वल टू V बाय Q। तो ये जो V बाय Q है ना, यहाँ पे अगर Q को इधर ले आओगे तो इससे हमारा जो वैल्यू आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सीरीज में, दैट इज 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। My main idea was to tell you the charge distribution, how it happens here, and how the potential differences are different here. ये बाकी डेरिवेशन तो हम लोगों ने CBSE वाले क्लास में भी किया। लिख लिया बच्चों? 1 minute, sir. Yes, sir. Done. Done. एक मिनट बच्चों।
सॉरी, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी सर। यस सर। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही सेम चीज को अगर पढ़ेंगे, सो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में अगर हम लोग ये 3 कैपेसिटर लेते हैं तो वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कैसे हो रहा है। सो लेट्स से ये 3 कैपेसिटेंसेस हैं और ये तीनों कैपेसिटेंसेस कि एक प्लेट साथ में जुड़े हैं और दूसरा प्लेट आपस में साथ में जुड़ा है, इस तरीके से। एंड दिस इज बीइंग कनेक्टेड टू a battery of voltage V, so let's say potential of this is V, और ये जो बैटरीज हैं, ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट A1 हो गया, ये प्लेट A2 हो गया और ये प्लेट A3 हो गया, राइट। इसके ऊपर प्लेट ये A4 है, ये A5 है और ये A6 है। ये कैपेसिटेंस C1 हो गया, C2 हो गया और ये C3 हो गया। अब ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव को अगर हम लोग 0 वोल्ट लेते हैं, पॉजिटिव को हम लोग V वोल्ट लेते हैं, तो इस टर्मिनल पे भी V आ जाएगा, यहाँ भी ये तीनों एक ही से कनेक्टेड है, तो ये सब पे V आ गया, यहाँ 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, क्योंकि सब 0 से कनेक्टेड है। तो सारे ये जो कैपेसिटर्स हैं, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है यहाँ। So potential difference across each capacitor potential difference across each capacitor is same, which is equal to V. Okay. अब जो तुमने जो ये हमें पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू पॉजिटिव चार्ज प्लस Q आता है और नेगेटिव टर्मिनल के ये सप्लाई करेगा माइनस Q चार्ज। अब ये जो प्लस Q चार्ज जो यहाँ पे आएगा, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, isn't it? तो इस पे आ गया मान लो प्लस Q1, इस पे चार्ज आ गया प्लस Q2 और इस पे चार्ज आ गया प्लस Q3। अलग अलग चार्ज जाएगा तीनों के ऊपर, और यहाँ पे इस प्लेट पे ऑपोजिट प्लेट्स पे नेगेटिव चार्ज होगा सेम मैग्नीट्यूड का, तो माइनस Q1 माइनस Q2 और इस प्लेट पे माइनस Q3 चार्ज है, राइट। So potential difference across each capacitor is same when they are connected in parallel. Charges are separate. अच्छा, जो total charge Q आया है, जो total charge Q आया, that has been divided into these 3 parts, Q1, Q2 and Q3. So total charge Q will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3. अच्छा, हमें पता है कि Q1 is equal to C1 into V होता है, Q2 is equal to C2 into V and Q3 is equal to C3 into V. इन तीनों को इसमें रिप्लेस कर देंगे और इस पूरे कैपेसिटर को अगर Cp से रिप्लेस कर देते हैं, तीनों कैपेसिटर को सिंगल कैपेसिटेंस जिसका कैपेसिटेंस Cp है उससे रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 आ गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. लिख लिया सबने?
से लिख रहा हूँ। Done, sir. सबने लिख लिया ना बच्चों? Yes, sir. Done, sir. अब ये एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है? अब देखो इस तरह के एग्जाम्पल्स में तो हमें साफ साफ दिखता है कि कौन से सीरीज में है और कौन से पैरेलल में, राइट? तो मुझे जल्दी से बताओ अर्नव, इसमें से कौन से पैरेलल में है, कौन सा सीरीज में है? हाँ बोलो, कोई बात नहीं। 10 और 20 10 और 20 क्या है ये आपस में? तो ये आपस में तो ये पैरेलल है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन जो 10 20 का है, ये 30 के साथ कैसे कनेक्टेड है? सर ये सीरीज में। तो बस ये पहले ध्यान में हम लोग को करना है कि कौन से पैरेलल हैं और उनका कॉम्बिनेशन कैसे दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड। अभी हम लोग को ये पता चल गया कि ये 10 और 20 बिकॉज एक ही पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है, पी और मतलब यहाँ पे देखो इन दोनों पॉइंट्स के, तो इनका ये पोटेंशियल जो है यहाँ पे इन दोनों का सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 10 म्यू एफ और 20 म्यू एफ के अक्रॉस। तो 10 म्यू एफ और 20 म्यू एफ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम लोग इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 मान लो, इसका C2 मान लो, इसका C3 मान लो। Cp अगर हम लोग इन दोनों कैपेसिटर को सिंगल इससे रिप्लेस करें, कैपेसिटेंस Cp इज C1 प्लस C2, 10 प्लस 20 30 म्यू एफ हो गया। तो अब हमारे पास जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना, यहाँ पे ये 30 म्यू एफ आ गया और उसके अलावा एक और यहाँ पे साथ में लगा हुआ है 30 म्यू एफ इसके साथ सीरीज में। अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 बाय CS होगा, दिस इज 1 बाय CP, राइट? 1 बाय CP प्लस 1 बाय C3। 1 बाय CP मतलब 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 30, 2 बाय 30 विच इज 1 बाय 15। इससे हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 15 म्यू एफ। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो CBSE में भी हम लोगों ने किया है। पर्पस ये है ये बताने का कि जहाँ पे कि हम लोगों को सीरीज और पैरेलल दिखता है वहां करना तो बड़ा आसान है। कहीं ऐसा भी होगा जहाँ सीरीज पैरेलल हम लोग को नहीं दिखेगा कि कौन से सीरीज में और कौन से पैरेलल में। उस केस में क्या करेंगे, ये सिखाना मेरा आज का काम है। इसके पहले का वो पूरा भूमिका है उसी का जो भी अभी किया है। तो अब जो पढ़ाएंगे वो बिल्कुल ध्यान रखो, क्योंकि this is the concept which will help you in solving those questions where direct application of formulas cannot be done. बेसिक है, और बेसिक इसलिए कराया तुम्हें सीरीज और पैरेलल का क्योंकि उसी से डिराइव हुआ है ये फॉर्मूला। ये जो मेथड है उसी के तरह हम लोग करेंगे जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसीलिए वो बताया तुम्हें। अच्छा, ये सीखना क्यों जरूरी है? ये सीखना इसीलिए जरूरी है, कैपेसिटेंस के प्रॉब्लम के लिए तो जरूरी है ही। आगे जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे और वहां पे किरचॉफ्स लॉ करेंगे, किरचॉफ्स लॉ में जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो समझने के लिए तुमको इसका कमांड होना जरूरी है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है ना। अगर तुम ये अच्छे से समझोगे तो किरचॉफ्स लॉ भी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि उस वहां पे यहाँ पे जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट है, कॉन्सेप्ट वही चलेगा। मतलब दिमाग को जो एक तरह से ट्रेन करते हैं वो ट्रेनिंग अगर अभी हो जाएगी अच्छे से तो बाद में तुम्हारे काम आएगा, दोनों में काम आएगा। इसमें तो आएगा ही, दूसरे वाले में भी। ये सबने लिख लिया? यस सर। Yes, sir.
Yes, sir. फिर चलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. So we have used series parallel combination to solve the above example. Sometimes it may not be easy to find equivalent capacitance of a combination using the equation for series and parallel combination. So we may then use the general method which was applied to derive the equivalent capacitance in series and parallel combination. तो हम लोग जनरल मेथड यूज करेंगे जो कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोगों ने यूज किया था. सो अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और उसमें इसका हम लोग यूज देखेंगे. अच्छा, तुमको एक और चीज ध्यान में रखना है ये कि बच्चों कि अभी जो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे उसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन बिकॉज वो थोड़ा इजी पड़ेगा इस फॉर्मूले मतलब इस मेथड को समझने के लिए, इसीलिए वो एग्जाम्पल लिया गया है ना. अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसी भी मान लो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग को निकालना है जनरल मेथड से. स्टेप्स क्या क्या है? पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द 2 पॉइंट्स बिटवीन विच द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज टू बी कैलकुलेटेड, कॉल एनी वन ऑफ देम एज P एंड अदर एज N. अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे छोटे क्लास में 10th क्लास में, वहां पे हम लोग को 2 पॉइंट दिया होता था, कहते थे कि उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ. यहाँ पे उसी तरह से ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, इनके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने बोला. एक पॉइंट को P मार्क कर देंगे और दूसरे को N मार्क कर देंगे. ये पहला स्टेप हम लोग करेंगे. ठीक है, ये तो करके दिखाया ही हुआ है. P मार्क कर दिया, N किसी को भी P किसी को भी N कर. सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, P और N के अक्रॉस हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं. P और N के अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी लगा देंगे. कनेक्ट मेंटली अ बैटरी बिटवीन P एंड N विद द पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू P. हम लोग यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू P और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू N. सेंड अ चार्ज प्लस Q फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल. जैसे मैंने बोला था ना, इधर से हम लोग प्लस Q चार्ज निकालेंगे और इधर से हम लोग माइनस Q चार्ज इधर भेज देंगे. क्लियर है सबको ये वाला स्टेप? यस सर. Yes, sir. ठीक है, तो हम लोगों ने 2 पॉइंट मार्क कर लिया जिसके अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. एक पॉइंट को P मार्क किया, दूसरे को N किया. P और N के बीच में एक हम लोगों ने इमेजिनरी बैटरी लगा दिया. उस इमेजिनरी बैटरी का एक टर्मिनल जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो P से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल को N से कनेक्ट कर दिया. और हम लोगों ने प्लस जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके थ्रू प्लस Q लेके गए और नेगेटिव टर्मिनल ड्राइव कर रहा था माइनस Q चार्ज. राइट, ये हमारा स्टेप 2 हो गया. स्टेप 2 के बाद हम लोग आते हैं स्टेप 3 में. स्टेप 3 तक हम लोग ये क्या पहुंचे हैं कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी और इधर हम लोग ड्राइव कर दिए प्लस Q को, इधर ड्राइव कर दिए माइनस Q को. ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, ये V वोल्टेज. अब समझो, अब यहां से मेन चीज आया. यहां जब आया ये, तो इस वाले प्लेट पे आ गया प्लस Q चार्ज. ठीक है, इस प्लेट को नाम दे रहे हैं हम A1 और इस प्लेट को नाम दे रहे हैं A2. इस पे प्लस Q चार्ज आएगा तो A2 पे क्या आएगा बच्चों, माइनस Q आएगा, क्योंकि ऑपोजिट फेसिंग चार्जेस पे हमेशा ऑपोजिट फेसिंग प्लेट्स पे ऑपोजिट चार्जेस आते हैं. प्लस Q और माइनस Q हो गया. अब ये जो माइनस Q यहाँ पे गया है ना, यहाँ पहुंचा जब माइनस Q, तो माइनस Q के पास 2 रास्ते हैं, इधर जाने के लिए और इधर जाने के लिए. तो माइनस Q क्या होगा, बट जाएगा 2 पार्ट में, बट जाएगा ना 2 पार्ट में. Yes, sir. मान लो इसमें जो माइनस Q आ रहा है, अब ये 2 पार्ट में बट रहा है. एक चला जा रहा है, मान लो इसमें जा रहा है माइनस Q1. तो जो रिमेनिंग है माइनस Q में से माइनस Q1 उधर चला गया, माइनस Q से माइनस Q1 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ Q माइनस Q1 आएगा ना बच्चों? यस सर. हाँ जी सर. तो माइनस माइनस ऑफ Q माइनस Q1 अब इस प्लेट पे आ गया. ये प्लेट का नाम हम कर लेते हैं A6, इस पे कर लेते हैं A5 इसका नाम. इसको नाम दे दिया हमने इस प्लेट को A3 और इसको दे दिया A4. अब जब इस पे माइनस Q1 आ गया तो इसके ऑपोजिट प्लेट पे क्या आएगा, इसका ऑपोजिट चार्ज प्लस Q1 आ जाएगा. और इस पे अगर A6 पे माइनस Q माइनस Q1 है तो A5 पे क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ Q माइनस Q1 आ जाएगा.
राइट। अच्छा, अब चेक करो कि मैंने ये बताया कि सर आपने एक ये भी बोला था कि आइसोलेटेड अगर चार्ज है, आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, तो उनपे जो नेट चार्ज होगा वो 0 होना चाहिए आइसोलेटेड प्लेट्स पे। तो क्या हमारा नेट चार्ज 0 आ रहा है? चेक करो। ये Yes, sir. तीनों जो है, ये तीनों हमारा आइसोलेटेड प्लेट्स है, राइट। ये तीनों मिलके आइसोलेटेड प्लेट बन रहा है। इसके A5 पे Q माइनस Q1 है, A3 पे Q1 है और A2 पे माइनस Q है। इन सबको ऐड कर लो, माइनस Q प्लस ऑफ Q1 प्लस ऑफ Q माइनस Q1, ये सब कैंसिल होके ये क्या हो जाएगा? नेट चार्ज 0 हो गया। तो मतलब ये भी हमारा फंडा क्लियर है कि जो आइसोलेटेड प्लेट्स होंगे उस पे टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबको क्लियर? Yes, sir. अच्छा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग फोर्थ स्टेप है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये पढ़ भी लेते हैं। राइट द चार्जेस अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल में भी यूज। कंजर्वेशन प्रिंसिपल का मतलब कि आइसोलेटेड जो प्लेट्स हैं उस पे चार्ज 0 होना चाहिए। द फेसिंग सरफेसेस ऑफ ए कैपेसिटर विल ऑलवेज हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। यही दो फंडा हम लोगों ने लगाया जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। नाउ एज्यूम वेरिएबल्स Q1 Q2 Q3 जहां पे जरूरी है, तो यहाँ हम लोगों ने एक Q1 वेरिएबल डाला है इसमें क्योंकि वो जरूरी था, क्योंकि पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। अच्छा, अब इसको करने के बाद हम लोग अब आते हैं पोटेंशियल्स पे। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, आप पोटेंशियल का लिखेंगे। टेक पोटेंशियल ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल n टू बी 0। मैंने क्या बोला था कि नेगेटिव पोटेंशियल हमेशा हम लोग 0 लेंगे। तो पहले यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ नेगेटिव को ले लेंगे 0, नेगेटिव को 0 ले लेंगे और ये V है, तो ये जो पॉइंट P आ गया ये V हो गया। मतलब इस वाले प्लेट का पोटेंशियल क्या हो गया? यहाँ पे V हो गया, राइट। अब ये पॉइंट पे V है, यहाँ पे 0 है। अब जब ये, बिकॉज ये दोनों प्लेट्स मतलब A6 वाला जो प्लेट है और ये जो A4 वाला प्लेट है, ये दोनों प्लेट एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, तो दोनों पे जो पोटेंशियल वो सेम ही आएगा। यहाँ भी 0 आ गया और यहाँ भी 0 आ गया। यहाँ पे इस प्लेट पे ये जो A1 प्लेट है इस पे तो V है और A2 पे और यहाँ पे जो A3 है और ये जो A5 है, ये तीनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, तो V1 है तो इसका मतलब इस प्लेट पे भी V1 आ गया, यहाँ A3 के ऊपर भी V1 आ गया और A2 के ऊपर भी V1 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग इसके अक्रॉस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? V माइनस V1 हो गया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? V1 माइनस 0। और C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? फिर से V1 माइनस 0। क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो sir. सेम चीज करें। टेक द पोटेंशियल ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल n टू बी 0 एंड दैट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल p टू बी v। राइट द पोटेंशियल ऑफ ईच ऑफ द प्लेट्स इफ नेसेसरी। एज्यूम वेरिएबल v1 v2 v3। हम लोग को एक वेरिएबल का जरूरत पड़ा, हम लोगों ने उसका नाम v1 कर दिया। अब हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब कह रहा है write the capacitor equation Q is equal to CV for each capacitor. Eliminate these variables जो हम लोगों ने खुद से डाला है, Q1, Q2, V1, V2, इन सब को eliminate कर देंगे to obtain the equivalent capacitance C is equal to Q by V। देखो कैसे, ये चार्ज और ये दिया हुआ है सारा। अच्छा, इसके अक्रॉस जो हम लोग पोटेंशियल देख रहे थे V माइनस V1 था, इसके अक्रॉस V1 है और इसके अक्रॉस भी V1 है। अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। पहले वाले में लिखेंगे जो चार्ज है फर्स्ट कैपेसिटर में C1 के लिए लिख रहे हैं, हम लोग C1 के लिए लिख रहे हैं। चार्ज, टोटल चार्ज Q है, इसके जो भी पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है वही हम लोग मानते हैं चार्ज। तो पॉजिटिव प्लेट पे Q है, Q इज इक्वल टू C1 इंटू V माइनस V1। ये मेरा पहला इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा है जो सेकंड कैपेसिटर पे अगर हम लोग बात करें तो चार्ज इस पे Q1 है, Q1 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस C2 इंटू V1।
और जो तीसरा है, तीसरे वाले पे C3 पे अगर हम लोग बात करेंगे तो दिस इज Q माइनस Q1। चार्ज इसके ऊपर कितना है? Q माइनस Q1 चार्ज है। Q माइनस Q1 इज इक्वल टू C3 इंटू V1। ये तीसरा है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन आपको समझ में आ गया क्या है? राइट। अब हमारे पास वेरिएबल क्या है? Q1 और V1 दो वेरिएबल्स हैं। दो वेरिएबल्स हैं, हम लोग क्या करेंगे? इनको हम लोग को रिमूव करना है, मतलब हटाना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, सेकंड और थर्ड को ऐड कर देता हूँ, एडिंग 2 and 3। सेकंड और थर्ड को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये Q1 इज इक्वल टू C2V1 और Q माइनस Q1 इज इक्वल टू C3V1। इसको ऐड कर दिया तो ये दोनों हो गया कैंसिल। Q इज इक्वल टू C2 प्लस C3 इंटू V1 हो गया। ठीक है, इससे हमारा आ जाएगा भाई V1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. अब हमारे पास जो फ्रॉम वन, तुम क्या करो, सब्स्टिट्यूटिंग 4 in 1, ये V1 का वैल्यू इसमें डाल दो तो Q इज इक्वल टू C1 इंटू V माइनस Q बाय C2 प्लस C3। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, C1 को इधर लेफ्ट साइड में ले आओ तो Q बाय C1 इज इक्वल टू V माइनस Q बाय C2 प्लस C3। अब इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, मतलब Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस C3 इज इक्वल टू V। Q को ले लो कॉमन, 1 बाय C प्लस 1 बाय C2 प्लस C3 इज इक्वल टू V। सो अब हमारे पास पता है कि Q बाय V, मतलब इन तीनों को अगर हम लोग सिंगल कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर लें, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट क्या होता है? Q अपॉन V होता है। तुम कर लो Q अपॉन जो V का वैल्यू है Q 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस C3। Q कैंसिल हो गया, सो दिस इज C equivalent is equal to C1 into C2 plus C3 divided by C1 plus C2 plus C3। इसको सॉल्व कर लेंगे LCM लेके, और वो LCM को ऊपर न्यूमरेटर में लेके चलेगा तो ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। क्लियर है सभी को? तो ये मेथड हम लोग का, ये जनरल मेथड हो गया, हर जगह काम करेगा, चाहे हमें वो आता है या नहीं आता है, देखना कि कौन सा सीरीज में है कौन सा कर। ये मेथड लगाएंगे तो हम सॉल्व करता है। एक्चुअली में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना बताने में लगा, क्योंकि एक एक स्टेप तुमको बताना था। व्हेन यू सॉल्व इट, इट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट। इज इट क्लियर? यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब हम लोग एग्जाम्पल्स पे आते हैं। पहला वाला सिंपल क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट्स ऑफ एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ए इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 200 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर।
2 into 10 to the power minus 2 meter square निकल गया. And separation between the plate is 1 mm. D is equal to 1 mm, which is equal to 1 into 10 to the power minus 3 mm. Now, what potential difference will be developed if a charge of 1 nanocoulomb, so Q is equal to 1 nanocoulomb, 1 into 10 to the power minus 9 coulomb, is given to the capacitor. हम लोगों को V निकालना है. उसके लिए पहले कैपेसिटेंस निकाल लो. C is equal to epsilon naught A upon D. 8.85 into 10 to the power minus 12. A is 2 into 10 to the power minus 2. D is 1 into 10 to the power minus 3. Minus 14 plus 3 is minus 11. So this is 1.77 into 10 to the power minus 10 coulomb. अब कह रहा है if the plate separation is now increased to 2 mm. पहले plate separation था 1 mm, बाद में हो गया 2 mm. इसका मतलब तुमने D को क्या किया, डबल कर दिया. ठीक है. So when D is doubled, हमें पता है कि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D. तो C इज क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. C जब हाफ हो गया, V इज इक्वल टू Q अपॉन C, राइट. C अगर हाफ हो जाएगा पोटेंशियल, बिकॉज चार्ज इज कांस्टेंट. नाउ सिंस Q इज कांस्टेंट, चार्ज तो अलग से कुछ डाल नहीं रहा है, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C. C अगर हाफ हो गया तो Q क्या हो जाएगा, Q इज डबल्ड. तो Q इज डबल्ड मतलब पहले Q था 1 नैनोकूलम, तो अब जो नया Q डैश आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 नैनोकूलम. सॉरी, Q इज कांस्टेंट, V के बारे में बात कर रहे थे हम लोग. आई एम सो सॉरी. So V is inversely proportional to C, तो V is doubled. So उसके केस में नया पोटेंशियल जो हम लोग को निकालना है, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू 2 into V. जो V हम लोगों ने निकाला था, अच्छा V हम लोगों ने पहले नहीं निकाला था ना. V इज इक्वल टू Q बाय C करोगे, राइट. सो विच इज इक्वल टू 1 into 10 to the power minus 9 divided by 1.77 10 to the power minus 10. So this is 10 by 1.77, 5.65 volt. So V dash is 2V, मतलब 2 into 5.65. This is equal to 11.3 volts. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ये सिंपल है, फटाफट बताओ तो इसका रेडियस क्या आएगा. Isolated sphere has a capacitance, this calculate its radius. Isolated sphere का capacitance क्या होता है, कौन बताएगा? So 4 pi epsilon naught R. 4 pi epsilon naught. So radius R is equal to C by 4 pi epsilon naught. मतलब 1 by 4 pi epsilon naught, 9 into 10 to the power 9 हो गया, और C 45 सेंटीमीटर्स. हाँ सही है. 50 into 10 to the power minus 12 कर लिया, तो ये 450 into 10 to the power minus 3, 0.45 meter, which is equal to 45 centimeter. रेडियस हो गया 45 सेंटीमीटर.
How much charge should be placed on it to raise the potential to 10 to the power 4 volt, right? तो अब हम लोग को निकालना है Q, निकालना है पोटेंशियल V दे रखा है 10 to the power 4 volt, C is equal to Q by V. So sorry, हम लोग को Q निकालना है, Q is equal to CV. So 4 C का वैल्यू 50 into 10 to the power minus 12, वोल्टेज 10 to the power 4 है, 50 into 10 to the power minus 8, 0.5 माइक्रो। क्लियर बच्चों? Yes. Yes, sir. चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? स्टॉप हियर। इसको जो जो चीज बताया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो चीज बताई है, वो 2-3 और एग्जांपल्स उठा के उसमें करके देखना कि कैसे हो रहा है ना? एग्जांपल्स उठा के एज की जो इजी है उसी को देखना पहले करके, डिफिकल्ट वाले नहीं। जो सिंपल वाले हैं, जो सीरीज और पैरेलल वाले, उसी में करके देखना कि तुम कर पाते हो कि नहीं उसको इस मेथड से। ये मेथड पे मास्टरी करना बहुत जरूरी है आगे समझने के लिए, ठीक है? Yes, sir. चलो बाय, टेक केयर। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।